Lung cancer is one of the most common cancers seen all over the world. Today we will talk about the risk factors for lung cancer, prevention and treatment of lung cancer, and about the care and precautions required during follow-up. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लोग लंग कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स यानी फेफड़े का कैंसर बाकी कैंसर से कुछ अलग होता है। आज हम इस कैंसर के यूनिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और आज हम इसके रिस्क फैक्टर्स, स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और फॉलोअप के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। लंग कैंसर्स की पहली खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। ये कैंसर नॉर्मली सिगरेट स्मोकर्स में पाया जाता है। 90% लंग कैंसर्स के मरीज सिगरेट, बीड़ी या सिगार स्मोक करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के एक्सपोजर से भी ये कैंसर हो सकता है। सैंड माइनिंग, आयरन एंड स्टील और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के एक्सपोजर से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और आजकल एयर पॉल्यूशन भी लंग कैंसर का एक प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है। दिल्ली एनसीआर में अब पॉल्यूशन का स्तर इस हद तक बढ़ चुका है कि दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में की लिस्ट में नंबर 1 पर आ रहा है। इसी तरह मुंबई, कानपुर और कुछ अन्य शहरों में भी पॉल्यूशन का स्तर बहुत ऊपर जा चुका है। ये ज़बरदस्त एयर पॉल्यूशन और हाई AQI इंडेक्स लंग कैंसर्स और लंग की अन्य बीमारियों का प्रमुख कारण है। और अब हम बात करेंगे लंग कैंसर्स की स्क्रीनिंग के बारे में। लंग कैंसर्स की दूसरी खास बात यह है कि स्क्रीनिंग की मदद से ये कैंसर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज किया जा सकता है और तब इलाज के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। CT स्कैन और एक्सरेज की मदद से हाई रिस्क पॉपुलेशन में इस कैंसर की स्क्रीनिंग की जा सकती है। हैवी स्मोकर्स को 50 साल की उम्र के बाद साल में एक बार लो डोज CT स्कैन करवा लेना चाहिए ताकि इस कैंसर को फर्स्ट स्टेज पर पकड़ा जा सके। और अब हम बात करते हैं लंग कैंसर के प्रमुख सिम्टम्स के बारे में। लंग कैंसर की तीसरी खास बात यह है कि इसके सिम्टम्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नॉर्मली मरीजों को सबसे पहले खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद खांसी में खून आ सकता है, बुखार आ सकता है, आवाज़ में भारीपन आ सकता है और खाना भी गले में अटक सकता है। कुछ पेशेंट्स में छाती में दर्द की शिकायत हो सकती है या हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कुछ मरीजों में सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी बढ़ सकती हैं और अगर ये कैंसर स्टेज 4 पर जा चुका है तो सिर में दर्द या हड्डी में दर्द का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा कमजोरी और वजन कम होने की शिकायत भी हो सकती है। तो ये थे लंग कैंसर के प्रमुख लक्षण और इनके सस्पेशन के बेसिस पे हमें लंग कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करना ईजी हो सकता है। और अब हम बात करेंगे कि लंग कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाता है और कैसे उसकी स्टेजिंग की जाती है। लंग कैंसर्स को डायग्नोज करने के लिए हमें एक्सरेज, CT स्कैन्स, PET CT स्कैन्स, MRI, ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी की ज़रूरत होती है। हर पेशेंट में ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। सेंट्रली लोकेटेड ट्यूमर्स में बायोप्सी करना जटिल हो सकता है और ऐसे केसेस में हमें वैट्स, EBUS या वीडियो स्टेनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैट्स यानी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी और EBUS यानी कि एंडोस्कोपिक ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद और डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद हम कैंसर की स्टेजिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर किस स्टेज पर है, यानी कि कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है, सेकंड स्टेज पर है, थर्ड है या ऑलरेडी फोर्थ स्टेज पहुंच चुकी है। और फिर ट्यूमर बोर्ड में ये डिसाइड किया जाता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा। ट्यूमर बोर्ड में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट प्रेजेंट रहते हैं और पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन का चयन किया जाता है। तो ये हो गया डायग्नोसिस और स्टेजिंग के बारे में। और अब हम बात करेंगे लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। लंग कैंसर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इन दोनों में ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग अलग होती है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में अर्ली स्टेज ट्यूमर में अगर सर्जरी हो सकती है तो पहले सर्जरी की जाती है।
सर्जरी के बाद अगर पैथोलॉजी रिपोर्ट में हाई रिस्क फैक्टर्स निकल कर आते हैं तो कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या दोनों यानी कि कीमोथेरापी प्लस रेडियोथेरापी के कॉम्बिनेशन को ऐड करना पड़ सकता है। और एडवांस स्टेज ट्यूमर्स में सर्जरी ना करके सीधे रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी से ही इलाज किया जाता है। आमतौर पे लंग कैंसर के ट्रीटमेंट का रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं होता है और ये कैंसर फिर से वापस आ सकता है। ऐसे केसेस में फिर से दोबारा से कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे कीमोथेरेपी ड्रग्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं और सही ड्रग का चुनाव करने के लिए अक्सर कुछ एडिशनल मॉलिक्यूलर या जेनेटिक टेस्ट भी करने पड़ते हैं। लंग कैंसर की ये विशेषता है कि इसमें सर्जरी बहुत जटिल और रिस्की होती है क्योंकि चेस्ट को खोलकर एक मेजर सर्जरी करनी होती है और इसके लिए कार्डियोथोरेसिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और महंगी होती है और पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। इसी तरह रेडियोथेरेपी में भी मुश्किल आती है क्योंकि लंग्स रेडिएशन के समय सांस के साथ ऊपर नीचे होते हैं और उन पर रेडिएशन की किरणों को फोकस करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और फूड पाइप जैसे क्रिटिकल ऑर्गन्स को भी रेडिएशन से बचाना होता है। इसके लिए हम लोग IMRT और IGRT के साथ रेस्पिरेटरी गेटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि लंग्स में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए लंग कैंसर्स जल्दी से बॉडी में फैल सकते हैं। इसी कारणवश इंडिया में हमें अक्सर स्टेज 4 पे लंग कैंसर्स देखने को मिलते हैं। और एक दूसरी वजह यह भी है कि शुरू में अक्सर चेस्ट फिजिशियंस टीबी समझकर इलाज शुरू कर देते हैं और कैंसर अपनी गति से फैलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे किस्म के कैंसर के बारे में, इसमें जो है स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर एक दूसरे प्रकार का कैंसर है जो बहुत जल्दी ब्लड से फैलता है, इसीलिए इसमें सर्जरी का रोल कम है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ही मुख्य इलाज है। हर मुमकिन इलाज के बाद भी इस कैंसर को जड़ से मिटाना मुश्किल होता है और कीमोथेरेपी का इलाज लंबा चल सकता है। और अब हम बात करेंगे फॉलोअप और सर्वेलेंस के बारे में। लंग कैंसर में रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कभी भी वापस आ सकता है और ब्रेन या बाकी के ऑर्गन्स में भी फैल सकता है। ऐसे केसेस में पैलिएटिव कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और बीमारी को कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो इस बीमारी का इलाज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं और बचाव ही सबसे बढ़िया विकल्प है। धूम्रपान और शराब से दूर रहें और समय पर अपने बॉडी चेकअप कराते रहें। और अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।